नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस बुलेटिन में हम आपको रूबरू करवाते हैं दुनिया भर की हलचल से। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको दिखाते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। नागरिक उड्डयन पर एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन में दिल्ली घोषणा पत्र मंजूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन संस्कृति और समृद्धि को जोड़ने के लिए सिविल एविएशन के विस्तार पर दिया बल। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सर्किट की स्थापना का दिया सुझाव। इजराइल हमास संघर्ष के बीच लेबनानी मोर्चे पर भी तेज हुई लड़ाई। लेबनान से उत्तरी इजराइल में दागे गए दर्जनों रॉकेट। इजराइल ने सीरिया में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर किए हमले। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच दोनों तरफ से कार्रवाई जारी। यूक्रेन ने रूस पर दुनिया के सहायता आपूर्ति केंद्र को निशाना बनाने का लगाया आरोप। हमले में रेड क्रॉस के 3 कर्मियों की मौत का किया दावा। भारत के प्रयासों से रूसी सेना में कार्यरत भारतीयों को तेजी से किया जा रहा है कार्यमुक्त। पीएम मोदी के रूस दौरे के बाद अब तक 35 भारतीय हुए सेवा मुक्त। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा, बाकी भारतीयों की वापसी के प्रयास जारी। पहली बार गैर पेशेवर अंतरिक्ष यात्रियों की स्पेस में चहलकदमी। एलन मस्क के स्पेसएक्स द्वारा 4 लोगों ने किया ऐतिहासिक सफर। भविष्य में अंतरिक्ष पर्यटन सहित गैर पेशेवर अंतरिक्ष यात्रियों को मिलेगा बढ़ावा। और आइए सबसे पहले आपको लिए चलते हैं एशिया की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागर विमानन पर एशिया प्रशांत क्षेत्र के दूसरे मंत्री स्तरीय सम्मेलन को संबोधित किया। नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में हुए 2 दिवसीय सम्मेलन में सदस्य देशों के मंत्री और प्रतिनिधि शामिल हुए। इस अवसर पर पीएम ने एक विशेष अभियान का भी शुभारंभ किया। इसके तहत अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के 80 वर्ष के उपलक्ष्य में 80,000 पौधे लगाए जाएंगे। पीएम ने सम्मेलन से जुड़ी प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। सम्मेलन के दौरान दिल्ली घोषणा पत्र को भी मंजूरी मिली। पीएम ने घोषणा पत्र को अपनाए जाने का ऐलान किया। इस घोषणा पत्र में आपसी सहयोग को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम ने सिविल एविएशन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर बल दिया। पीएम ने विकास यात्रा को आगे बढ़ाने में इस सेक्टर की अहम भूमिका बताई। पीएम ने कहा कि भारत में बढ़ता मिडिल क्लास और उससे पैदा मांग ने इस क्षेत्र में संभावनाओं का विस्तार किया है। पीएम ने 1 दशक में इस क्षेत्र में हुई प्रगति का जिक्र किया। पीएम ने उड़ान योजना से बदल रही तस्वीर को रेखांकित किया। रीजनल कनेक्टिविटी की शानदार स्कीम ने भारत में एविएशन को इंक्लूसिव बना दिया है। इस स्कीम ने एयर ट्रैवल को भारत के छोटे शहरों और लोअर मिडिल क्लास तक पहुंचा दिया है। इस स्कीम के तहत अभी तक 14 मिलियन पैसेंजर्स ट्रैवल कर चुके हैं। इनमें से लाखों लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार अंदर से हवाई जहाज को देखा है। उड़ान योजना से जो डिमांड क्रिएट हुई है, उससे अनेक छोटे शहरों में नए एयरपोर्ट बने हैं, सैकड़ों नए रूट्स बने हैं। आप जानकर हैरान होंगे, 10 साल में भारत में एयरपोर्ट्स की संख्या डबल हो गई है।
प्रधानमंत्री ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को रेखांकित किया। पीएम ने कहा कि इन देशों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आपसी सहयोग को और मजबूत किया जाना चाहिए। हमारे कल्चर और ट्रेडिशंस हजारों साल पुराने हैं। दुनिया ऐसी वजहों से हम सभी देशों के प्रति आकर्षित होती है। हमें एक दूसरे के टूरिज्म को बढ़ाने में भी मदद करनी चाहिए। कितने ही देशों में भगवान बुद्ध की पूजा होती है। भारत ने एक बुद्धिस्ट सर्किट डेवलप किया है। कुशीनगर में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनाया है। अगर हम पूरे एशिया में भगवान बुद्ध से जुड़े तीर्थों का उसे एक साथ जोड़ने का अगर अभियान लेते हैं तो एविएशन सेक्टर को भी और उससे जुड़े हुए कई देशों को भी और सामान्य रूप से वो यात्रियों के लिए एक विन विन सिचुएशन वाला हम मॉडल क्रिएट कर सकते हैं और हमने उस दिशा में भी प्रयास करना चाहिए। अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। गाजा में इजराइल का सैन्य अभियान लगातार जारी है। इजरायली सेना हमास के आतंकी ठिकानों को खोज कर निशाना बना रही है। इस बीच फलस्तीनी शरणार्थियों से संबंधित यूएन एजेंसी ने बड़ा आरोप लगाया है। UNRWA के अनुसार इजरायली हमले में उसके 6 कर्मियों की मौत हो गई है। ये बयान मध्य गाजा में एक स्कूल पर इजरायली हमले के बाद आया। वहीं इजरायली सेना का कहना है कि उसके आतंकी अड्डे को निशाना बनाया गया है। इजरायली सेना का कहना है कि इस अड्डे से हमले की साजिश की जा रही थी। गाजा के साथ इजरायली सेना अन्य मोर्चों पर भी अभियान को आगे बढ़ा रही है। लेबनान के सशस्त्र समूह हिजबुल्लाह के साथ उसकी झड़पें लगातार जारी हैं। इजरायली सेना ने दक्षिणी सीरिया में हिजबुल्लाह के अड्डे को निशाना बनाया। इस कार्रवाई में हिजबुल्लाह के एक सीनियर कमांडर को ढेर कर दिया गया। वहीं इजराइल लेबनान सीमा पर हिंसक टकराव भीषण होता जा रहा है। लेबनान की सीमा से उत्तरी इजराइल में कई रॉकेट आकर गिरे। हालांकि इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। भारत सरकार के प्रयासों से रूसी सेना में कार्यरत भारतीयों को लगातार सेवा मुक्त किया जा रहा है। विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा के बाद अब तक 35 भारतीय सेवा मुक्त किए जा चुके हैं। भारत ने रूस के सामने लगातार ये मामला उठाया और सभी भारतीयों को तुरंत सेवा मुक्त किए जाने का आह्वान किया था। आपको समय समय पर हम लोग अवगत कराते रहे हैं कि कितने लोग हमारे वहाँ पर रूसी आर्मी में जो भर्ती हैं उनको रिहा कराया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री जुलाई में जब रशिया के दौरे पे गए तो वहाँ पर उन्होंने भी इस मुद्दे को उठाया राष्ट्रपति पुतिन से, और तब से 35 लोग भारतीय नागरिक जो रूसी सेना में भर्ती थे उनको रिहा कराया गया है। उससे पहले 10 और लोग थे जिनको रिहा कराया गया था, डिस्चार्ज हो गए थे। तो कुल मिलाकर 45 लोग जो हैं वो हमारे नागरिक, उनको रूसी फौज से रिहा कर दिया गया है। उनमें से 6 लोग, आपको जैसे कि पता होगा कि 6 लोग 2 दिन पहले भारत वापस आए थे। उनके आने का इंतज़ाम भारतीय दूतावास ने किया था, और कुछ और लोग हैं जो वहाँ पर आने वाले दिनों में जल्द ही वापस आएंगे। अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। टाइफून यागी का असर दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में अब धीरे धीरे कम हो रहा है। बाढ़ का पानी उतरने के बाद वियतनाम में जहां लोग अपने घरों को साफ कर रहे हैं, वहीं थाईलैंड में अभी भी तूफान का असर दिख रहा है। उत्तरी प्रांत चियांग राय में बाढ़ के कारण हजारों लोगों के फंसे होने के बाद स्थानीय अधिकारियों ने खोज और बचाव के प्रयास तेज कर दिए हैं। पिछले दिनों दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में टाइफून यागी के आने के कुछ दिनों बाद से अब बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, जिसको देखते हुए वियतनाम के बाढ़ प्रभावित थाई गुयेन शहर के निवासियों ने अपने घरों की साफ सफाई करना शुरू कर दिया। गुयेन शहर के स्थानीय निवासी गुयेन वान तुयेन के मुताबिक बाढ़ में उनका अधिकांश सामान बह जाने के बाद जो कुछ बचा है, अब वो उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं जो वो कर सकते हैं।
मेरे घर की सभी मेजें, कुर्सियां और फर्नीचर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। मेरे सारे कपड़े और निजी सामान खत्म हो गए हैं। वो सभी बाढ़ के पानी में बह गए। वियतनाम अभी भी टाइफून यागी के प्रभाव से जूझ रहा है, जो इस साल एशिया में आया सबसे शक्तिशाली तूफान बताया जा रहा है। सरकार की आपदा प्रबंधन एजेंसी के मुताबिक इस तूफान के बाद से कम 197 लोग मारे गए हैं और 128 लोग लापता हैं। तकरीबन 800 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। राज्य मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक हनोई के उत्तर में भूस्खलन और भीषण बाढ़ अभी भी कई क्षेत्रों को प्रभावित कर रही है। आपदा प्रबंधन एजेंसी ने कहा कि भूस्खलन और बाढ़ के कारण पूरे उत्तरी वियतनाम में 20 लाख हेक्टेयर से अधिक चावल और कई फसलों के खेत जलमग्न हो गए हैं। टाइफून यागी 7 सितंबर को वियतनाम से टकराने से पहले दक्षिणी चीन से होकर गुजरा, जिसके कारण हुई मूसलाधार बारिश से चीन के दक्षिणी गुआंगशी जुआंग क्षेत्र की यू नदी में पानी का स्तर बढ़ने से ये चेतावनी के स्तर को पार कर गया, जिसमें पेड़ और बुनियादी ढांचे आंशिक तौर से बाढ़ के पानी में डूब गए। भारी बारिश के कारण कई जगह पर भूस्खलन भी हुआ, जिससे क्षेत्र में यातायात बाधित हो गया। राज्य मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गुआंगशी क्षेत्र की राजधानी नाननिंग ने बुधवार को अपनी बाढ़ प्रतिक्रिया को दूसरे उच्चतम स्तर तक बढ़ा दिया। टाइफून यागी का कहर थाईलैंड में भी देखने को मिल रहा है, जहां के उत्तरी प्रांत चियांग राय में बाढ़ के पानी ने शहर के मध्य भाग को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके कारण हजारों लोगों के फंसे होने के बाद स्थानीय अधिकारियों ने खोज और बचाव के प्रयास तेज कर दिए। स्थानीय अधिकारी बचाव अभियान चलाने के लिए थाई नेवी सील विशेष बलों के सहयोग से नावों और हेलीकॉप्टरों का उपयोग कर रहे हैं। आपदा और राहत विभाग के मुताबिक पानी अधिक होना बचाव अभियान के लिए चुनौती बना हुआ है। वहाँ कई बार बाढ़ आती थी, लेकिन वो 1980-81 की बात है। बाढ़ शहर के बाहर थी, चियांग राय के केंद्र में कभी नहीं थी। अधिक से अधिक इसका असर निचले इलाकों पर ही पड़ा, लेकिन इस साल यहाँ पानी बहुत ऊपर तक बढ़ गया है। तेज धारा एक चुनौती है और काफी लोग अभी भी फंसे हुए हैं। मैंने अभी एक गली का दौरा किया है और पाया कि 20 से अधिक लोग वहाँ से निकलना चाहते हैं। थाई अधिकारियों के मुताबिक उत्तरी थाईलैंड में हाल ही में आई भीषण बाढ़ से कम 9 लोगों की मौत हो गई है और 22,000 से अधिक घर प्रभावित हुए हैं। खराब मौसम के कारण चियांग राय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कुछ उड़ानें भी रद्द कर दी गई हैं। यह बाढ़ टाइफून यागी के बाद आई है, जो इस साल एशिया में सबसे शक्तिशाली तूफान है। स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री शिनावात्रा ने गुरुवार को चियांग राय और चियांग माई प्रांतों में बाढ़ के मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता भी की है। अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। कोरियाई प्रायद्वीप में एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। उत्तर कोरिया ने एक छोटी दूरी की मिसाइल का परीक्षण किया है। दक्षिण कोरिया की सेना ने इसकी पुष्टि की है। दक्षिण कोरिया ने प्रक्षेपणों की निंदा करते हुए इसे उकसावे वाला कदम करार दिया है। वहीं जापान ने भी प्रक्षेपण की कड़ी निंदा करते हुए उत्तर कोरिया के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया है। उत्तर कोरिया ने करीब 2 महीने बाद एक बार फिर छोटी दूरी की मिसाइल का प्रक्षेपण कर प्रायद्वीप में तनाव को बढ़ा दिया है। दरअसल उत्तर कोरियाई तानाशाह किम जोंग उन ने 360 किलोमीटर दूर मार करने वाली आसमान में एक के बाद एक मिसाइलों की बौछार कर अपने पड़ोसी देशों के माथे पर बल ला दिया। दक्षिण कोरियाई सेना ने उत्तर कोरिया द्वारा समुद्र की ओर कई छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें दागे जाने की पुष्टि की। दक्षिण कोरिया के ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि उत्तर कोरिया की राजधानी से प्रक्षेपित मिसाइलों को कोरियाई प्रायद्वीप और जापान के बीच के जल क्षेत्र में गिरने से पहले उड़ते हुए देखा गया। दक्षिण कोरियाई सेना के प्रमुख ने प्रक्षेपणों की निंदा करते हुए इसे उकसाने वाला करार दिया। कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों के परीक्षण को हम उकसावे की कार्रवाई के रूप में देखते हैं। ये कोरियाई प्रायद्वीप की शांति के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है। शायद यह रूसी विशेषज्ञों के लिए परीक्षण के उद्देश्य से भी रहा होगा। दरअसल उत्तर कोरिया द्वारा किया गया यह प्रक्षेपण 2 महीने बाद फिर से सार्वजनिक तौर पर हथियारों का प्रदर्शन करना था। इससे पहले 1 जुलाई को उत्तर कोरिया ने नए सामरिक हथियार का परीक्षण करने का दावा किया था, जो एक सुपर लार्ज 4.5 टन क्लास वारहेड ले जाने में सक्षम है।
मिसाइल प्रक्षेपण को देखते हुए जापान के पीएम फूमियो किशिदा ने अधिकारियों को जहाजों और विमानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। हालांकि मिसाइल प्रक्षेपण से किसी भी तरह के नुकसान की तत्काल कोई खबर नहीं है। जापान ने प्रक्षेपण की कड़ी निंदा करते हुए उत्तर कोरिया के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। उत्तर कोरिया द्वारा परमाणु मिसाइलों का विकास हमारे देश और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की शांति और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है, जो बिल्कुल अस्वीकार्य है। इस प्रक्षेपण के संबंध में हमने बीजिंग में राजनयिक चैनलों के माध्यम से विरोध दर्ज करा दिया है। बहरहाल यह प्रक्षेपण किम जोंग के उस बयान के बाद हुआ है जिसमें तानाशाह ने परमाणु हथियार बनाने के लिए तैयार रहने और कभी भी इसका उपयोग करने की बात कही थी। उत्तर कोरिया ने एक नए प्लेटफॉर्म का भी खुलासा किया है, जो संभवतः अमेरिका तक निशाना साधने के लिए अधिक शक्तिशाली अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों को दागने के लिए बनाया गया है। गुरुवार को यह प्रक्षेपण ऐसे समय में किया गया है जब उत्तर कोरिया ने रविवार से लगातार 5 दिनों तक दक्षिण कोरिया की ओर कचरा ले जाने वाले सैकड़ों विशाल गुब्बारे उड़ाए। 2022 से उत्तर कोरिया ने अमेरिका और दक्षिण कोरिया पर हमले करने की अपनी क्षमताओं को बेहतर बनाने के अपने प्रयासों के तहत अपने हथियार परीक्षण गतिविधियों को तेजी से बढ़ाया है। हालांकि अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने आपसी सैन्य अभ्यासों का विस्तार करके जवाब जरूर दिया है, जिसे उत्तर कोरिया आक्रामक अभ्यास कहता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। हाथ धोकर आप यहाँ साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। क्या शर्मा रहा है? दांत खाज खुजली है, सबको होती है, हमें भी होती है। जालिम लोशन मुझे दादी ने दिया और बोली चर्म रोगों पर पड़े भारी। जालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी। दांत खाज की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। भैया घर का किराया देना था, कुछ पैसे। इस महीने तो गाड़ी की EMI जानी है ना, अगले महीने पक्का चलता हूँ। आपके बाद फैमिली को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। आज ही लीजिए पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस, सिर्फ 690 रुपए महीने से शुरू। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और आइए अब आपको लिए चलते हैं यूरोप की ओर। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल रूस के दौरे पर हैं। उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। बैठक के दौरान द्विपक्षीय सहयोग से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। इस दौरान दोनों देशों की विशेष रणनीतिक साझेदारी संबंधी आपसी हितों से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। रूस यूक्रेन युद्ध की आग ठंडी पड़ने का नाम नहीं ले रही है। यूक्रेनी अधिकारियों ने दावा किया है कि रूसी हमले में रेड क्रॉस के 3 कार्यकर्ता मारे गए। ये तीनों यूक्रेनी नागरिक थे। यह हमला दुनियास्क क्षेत्र में मोर्चे पर स्थित एक गांव में हुआ। हमले में 2 अन्य लोग घायल भी हुए हैं। यूक्रेन का कहना है कि रूसी हमले में मारे गए लोग मानवीय सहायता कार्यों में जुटे थे। अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। लंदन के रॉयल कॉलेज में छात्रों ने एक कमाल का उपकरण बनाया है। ये उपकरण जंगल में आग फैलने से पहले सचेत करेगा। आग के फैलने से पहले ही संबंधित अधिकारियों को सूचित करेगा। इस उपकरण का नाम पायरी है। ये मोम और चारकोल से बना है। आविष्कार के लिए छात्रों को यूके के प्रतिष्ठित जेम्स डायसन पुरस्कार से नवाजा गया है। दुनिया भर में आए दिन जंगलों में आग लगने से जुड़ी घटनाएं देखने को मिलती हैं, जो जलवायु परिवर्तन के लिए मुख्य जिम्मेदार है। इसी बढ़ते जलवायु के संकट को रोकने के लिए एक ऐसे उपकरण का आविष्कार किया गया है जो जंगलों में आग लगने का पता चलते ही संबंधित अधिकारियों को सचेत कर देगा।
यह आविष्कार लंदन के रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट और इंपीरियल कॉलेज के छात्रों द्वारा किया गया है, जिन्हें इस आविष्कार के लिए यूके का सबसे प्रतिष्ठित जेम्स डायसन पुरस्कार से नवाजा गया है। यह पुरस्कार छात्रों द्वारा किए गए सर्वोत्तम आविष्कारों को माने। पायरी एक प्रकृति आधारित प्रारंभिक जंगल की आग का पता लगाने वाला यंत्र है। हमने इसे आने वाले 10 से 15 वर्षों के संकट को देखते हुए तैयार किया है। यह डिवाइस जलवायु संकट को रोकने में अहम भूमिका निभाएगा। बैटरी से चलने वाले इस पायरीपॉड को जमीन या हवा से जंगलों में तैनात किया जा सकता है। इसे विमान से फेंका जा सकता है या हाथ से जंगल की जमीन पर भी गिराया जा सकता है। इस उपकरण की खासियत यह है कि यह काफी समय तक कम बिजली में भी काम कर सकता है। हालांकि इसकी बैटरी के साथ एक समस्या है। दरअसल इसमें लगने वाली बैटरी सेल्फ डिस्चार्ज होती है, जिसके कारण यह काफी कम समय तक चलती है। उपकरण के इस पहलू पर काम किया जा रहा है, जिसके बाद इस बैटरी की क्षमता आम बैटरी की तुलना में दोगुनी हो जाएगी। ये एक पॉड है जो गर्मी से ट्रिगर होता है। इसकी बैटरी के साथ एक समस्या है कि ये काफी कम समय तक चलती है। हालांकि हम इस पर काम कर रहे हैं। आग के निकट आने पर उपकरण का बाहरी हिस्सा पिघल जाता है, जो इसके अंदर के इलेक्ट्रॉनिक भागों को सक्रिय कर देता है तथा आसपास के लोगों को संकेत भेजता है। इस उपकरण के माध्यम से इस बात का भी पता लगाया जा सकता है कि आग जंगल के किस जगह से शुरू हुई है। अगर किसी कारणवश जंगल में आग लगने से पायरीपॉड जल जाता है, तब भी इसका पर्यावरण पर न्यूनतम प्रभाव पड़ता है। जब आग लगती है और पॉड जल जाता है तो पर्यावरण पर इसका न्यूनतम प्रभाव पड़ता है, जो प्लास्टिक जलने से होने वाले प्रदूषण के पैमाने पर कुछ भी नहीं है। इस उपकरण को बनाने वाले एक छात्र का कहना यह भी है कि यह डिवाइस जंगल में दूर दराज के क्षेत्रों के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। उपकरण को सबसे पहले परीक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यानों में लगाया जाएगा, जिसके सफल होने के बाद इसका व्यावसायीकरण किया जाएगा। पहले इस उपकरण का राष्ट्रीय उद्यानों में परीक्षण किया जाएगा, जिनके साथ हमारी साझेदारी है। इसके अलावा हम किसानों और बीमा कंपनियों से बात कर रहे हैं, जो जानकारी का उपयोग कर जंगल की आग का पता बहुत पहले लगा सकते हैं। उपकरण को बनाने वाले छात्रों ने इससे पहले 20 से ज्यादा प्रोटोटाइप के साथ प्रयोग किया था, जिसके बाद उन्हें सफलता मिली है। कुछ और बचे हुए परीक्षणों के बाद इसे प्रयोग में लाया जाएगा। एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। हाथ धोकर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। मुथूट फाइनेंस ने सदियों से आपके भरोसे को कायम रखा है और हमेशा रखेंगे। मुथूट फाइनेंस, सदियों का भरोसा हमेशा के लिए। इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और आइए अब दिखाते हैं आपको अमेरिकाना। 1990 से 2000 तक पेरू की सत्ता पर काबिज रहे पूर्व राष्ट्रपति अल्बर्टो फुजिमोरी का निधन हो गया है। वो 86 वर्ष के थे। पेरू के राष्ट्रपति मार्टिन विज़कारा सहित कई राजनेताओं ने उनके निधन पर दुख जताया है। अल्बर्टो फुजिमोरी को पेरू में भ्रष्टाचार और मानवाधिकार हनन जैसे मामलों में सजाएं भी हुई। वो 25 साल की सजा काट रहे थे। पेरू के पूर्व राष्ट्रपति अल्बर्टो फुजिमोरी का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वो लंबे समय से कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे। निधन की जानकारी देते हुए उनकी बेटी ने सोशल मीडिया पर लिखा, कैंसर से लंबी जंग लड़ने के बाद हमारे पिता अल्बर्टो फुजिमोरी का निधन हो गया है। हम
लोगों से अनुरोध करते हैं कि वे उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। जिसके बाद राजधानी लीमा स्थित उनके आवास के बाहर उन्हें श्रद्धांजलि देने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। डॉक्टर ने भी उनके निधन की पुष्टि की। इस वर्ष फरवरी मार्च में पूर्व राष्ट्रपति फुजिमोरी को जीभ का कैंसर होने की बीमारी का पता चला था। इलाज की जटिलताओं के कारण उनका 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वहीं अल्बर्टो फुजिमोरी के निधन के बाद पेरू के राष्ट्रपति मार्टिन विजयकारा सहित कई राजनेताओं ने सोशल मीडिया के माध्यम से उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदनाएं जताते हुए शोक व्यक्त किया। अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने स्पेस की दुनिया में एक विशेष कीर्तिमान हासिल किया है। दरअसल स्पेस एक्स कैप्सूल पर सवार 4 लोगों के एक दल ने अंतरिक्ष की कक्षा में पहला व्यावसायिक स्पेस वॉक किया है। 41 वर्षीय अरबपति जेरेड इसाकमैन कैप्सूल से सबसे पहले बाहर निकले, जिसके बाद एक एक कर सभी ने अंतरिक्ष में कदम रखे। इस कैप्सूल में सवार सभी लोग अत्याधुनिक EVA सूट पहने हुए थे। स्पेस वॉक केवल 30 मिनट तक चलने के लिए निर्धारित था, लेकिन इसकी तैयारी और इसे सुरक्षित रूप से समाप्त करने की प्रक्रिया लगभग 2 घंटे तक चली। इस कीर्तिमान के बाद भविष्य में और गैर पेशेवर अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जा सकेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस बुलेटिन में आज इतना ही। आप हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।